नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो कल हमने अध्याय 3 आरंभिक नगर ये हमने कुछ टॉपिक्स इनके क्लियर किए थे और जो बचे हुए टॉपिक्स थे उन्हें हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएसटी के तीसरे चैप्टर आरंभिक नगर को। तो आइए। फ्रेयांस। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यानी कि पत्थर और शंख जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्रेयांस है ये कृत्रिम रूप से तैयार होता है, यानी कि किसी के द्वारा इसे बनाया जाता है। बालू या प्लास्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे। फ्रेयांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो उस समय लोग क्या करते थे? फ्रेयांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाते थे। अब हम आगे देखते हैं। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। अच्छा, कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, मतलब जो लकड़ी है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है। बट अगर लकड़ी को हम किसी फर्नीचर में बदल देते हैं, जैसे कि पलंग हो गया, टेबल हो गया, तो फिर वो हो गया कृत्रिम। तो कच्चा माल वो हो गया जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे कि तो अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। जैसे कि अगर रुई हो, वो एक प्राकृतिक है, वो एक कच्चा माल है। लेकिन अगर उसी से हम सूत बनाते हैं और फिर उससे कपड़े बनते हैं तो वो कच्चा माल नहीं रहता है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। यानी कि जो किसान कपास की खेती करते हैं और जो उससे प्राप्त होता है कपास, उसे कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। अभी मैंने कहा था ना कि उस कपास को कताई और बुनाई करके कपड़ा तैयार होता है, तो वो कच्चा माल नहीं रहता। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। इसमें बोला जा रहा है कि हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो कीमती पत्थरें होती थी वो दूसरे दूसरे जगहों से आयात करते थे, यानी कि लेकर आते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे वे तांबे का आयात यानी कि तांबे लेकर के आते थे आज के राजस्थान से, जो अब राजस्थान में है। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से? ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलती थी। तो हमें ये याद रखना है कि हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात वे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर जो वो लाते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो ये हमें याद रखना है। आगे देख लेते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे वो होते हैं जो जानवरों को चराते हैं, उसे चरवाहे कहा जाता है। तो किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे।
पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। आगे देखते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय जो जमीन की जुताई होती थी, उस समय हल का प्रयोग जो था वो बहुत नई बात थी उन लोगों के लिए। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। यानी कि क्या बोल रहा है इसमें कि वहां पे पानी की कमी होती थी, बारिश बहुत कम होता था, तो वो पानी की संचय करते थे, यानी कि पानी को जमा कर रखते थे और फिर काम पड़ने पर फसलों की सिंचाई के लिए वे उसे यूज करते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्या पालते थे वे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में, यानी कि जब बारिश नहीं होती थी, तो मवेशियों के जो झुंड होते थे उन्हें चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे देख लेते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कहाँ पे? खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। उपजाऊ मतलब जहाँ पे आसानी से फसल उग सकते थे। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। क्या थे? बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, यानी कि अंदर जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा पाया गया है। यानी कि हड़प्पा के लोग कौन सी लिपि यूज करते थे, कौन सी लिपि में लिखते थे, वो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर में गुदा हुआ मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्या कह रहा है इसमें? जो गुजरात की खंबात की खाड़ी है, उसमें साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर जो था, ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अदबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। आगे देखते हैं। मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अच्छा, मतलब पहचानने के लिए इन मुहरों का प्रयोग किया जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अच्छा, मतलब अगर वो टूटती नहीं थी तो ये
पता चल जाता था कि उससे छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर वो टूटी हुई रहती थी या फिर थोड़ा सा भी इधर उधर होता था तो इससे समझ में आ जाती थी कि रास्ते में उसे कुछ किया गया हो या फिर उससे कुछ निकाला गया हो। आगे देख, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। क्या हुआ? इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि ये सब क्यों हुआ, ये इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, पर कुछ विद्वानों का कहना था कि नदियाँ शायद सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। मतलब इतने जो कारण बताए गए हैं विद्वानों के द्वारा, इससे यह साबित नहीं हुआ कि यही कारण हो सकता है, बस अनुमान लगाया गया था, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधु और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग किसमें जानेंगे? अध्याय 5 और 8 में हम इसे पढ़ेंगे। आगे की जो भी इसकी कहानी थी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमारा तीसरा चैप्टर भी आज क्लियर हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रही है। तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। और अगर इसके क्वेश्चन आंसर या फिर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।